तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं लेकर के आता रहता हूं। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब किस तरीके से हम सांस लेते हैं, किस तरीके से सांस छोड़ते हैं, उसकी जो पूरी मैकेनिज्म है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो प्रोसेस है, उसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही अच्छे तरीके से और कंप्लीटली आपको आज मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले हम समझेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन होता क्या है। देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। मतलब सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है, ऑक्सीजन लेने की जो प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेस्पिरेशन। तो देखो, हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं इस समय। इससे जस्ट पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यदि आपने नहीं देखी है तो पहले आप जाकर के उसको देखिए, देन उसके बाद में फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड। मतलब रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन का इंटेक करता है और बॉडी से CO2 को एक्सपेल करता है, CO2 को बाहर निकालता है। उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब बात आती है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो किस स्टेट पे, किस स्टेप्स के द्वारा होती है। तो देखिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो एनवायरनमेंट और ब्लड के बीच में होती है। एनवायरनमेंट और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात आती है इसके टाइप्स की। तो अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के टाइप की, तो तीन तरह से इसको डिवाइड किया गया बेटा। इसके तीन टाइप हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन और तीसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब बाहरी रेस्पिरेशन। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर में क्या अंतर है। तो बड़ी ही आसान भाषा में समझो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर इन लंग्स, एल्वोलाई एंड द ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरीज। मतलब जब रेस्पिरेटरी गैसेस का आदान प्रदान इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट से लंग्स, लंग्स से एल्वोलाई और एल्वोलाई की जो कैपिलरीज है बेटा, एल्वोलाई के पास में जो कैपिलरीज है, उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और आसान भाषा में समझाऊं तो देखो, अगर हम बात करें एनवायरमेंट की, तो देखो एनवायरमेंट मतलब वातावरण। वातावरण से गए जो एयर है वो कहाँ गई बेटा, लंग्स में। और लंग्स से कहाँ चली गई, लंग्स से कहाँ चली गई, ब्लड में। लंग्स से कहाँ चली गई बेटा, ब्लड में। किसके द्वारा, कैपिलरीज के द्वारा। किसके द्वारा, कैपिलरी। अगर किसी को नहीं पता है कैपिलरी क्या होती है, तो कैपिलरी का मतलब होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स। हमारे शरीर में तीन प्रकार की ब्लड वेसल मोस्टली होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, जिसमें से कैपिलरी सबसे छोटी होती है और कैपिलरी लेवल पे ही एक्सचेंज की प्रोसेस, मतलब आदान प्रदान की प्रोसेस बेटा कंप्लीट होती है। समझ में आ गई बात? तो समझो ध्यान से, एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, इन्वायरमेंट और ब्लड के बीच में जो रेस्पिरेशन, जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन और CO2 है, उनका आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब समझो इंटरनल क्या है। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब जब ब्लड और बॉडी के टिश्यू, जब ब्लड और बॉडी के टिश्यू में, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन या CO2 का, यानी O2 या CO2 का, O2 या CO2 का बेटा एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता हो, यानी दोनों का आपस में क्या हो, इंटरचेंज होता हो, उसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, इन्वायरमेंट, वातावरण और ब्लड के बीच में। इंटरनल का मतलब क्या हो गया, ब्लड और बॉडी के टिश्यूज के बीच में। अब फिर तीसरा आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल टू प्रोड्यूस ATP एंड फॉर्म ब्लड मॉलिक्यूल एंड रिलीज CO2। ये समझो, फूड मॉलिक्यूल। ये समझो आप, सिंपल सी बात। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसी श्वसन की प्रक्रिया जो कोशिका के अंदर होती हो, जो सेल के अंदर होती हो, उसे हम बोलते हैं बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसा कि हमने देखा, एनवायरनमेंट से लंग्स तक और लंग्स से ब्लड तक जो रेस्पिरेशन हुआ वो एक्सटर्नल था। उसके बाद में फिर ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में जो हुआ वो इंटरनल था। देन उसके बाद जो सेल्स के अंदर पहुंच गया, भाई बॉडी टिश्यू और टिश्यू के अंदर होती है सेल, तो सेल के अंदर जब वो ऑक्सीजन पहुंची,
जब सेल के अंदर बेटा ऑक्सीजन पहुंची तो वहां पर क्या होगा, एक प्रोसेस, एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे जिससे एटीपी बनेंगी बेटा। जिससे क्या होगा, एटीपी बनेंगी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती हैं, चलाने के लिए जरूरी है। और साथ में CO2 बेटा निकलेगी। उस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CO2 निकलेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया, CO2 छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो इसी CO2 को निकालना, एक्सपल्स आउट करना ही क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन या कंप्लीट रेस्पिरेशन। अब बात आती है स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब समझो जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो किन किन स्टेप्स में होती है। हमने टाइप पढ़ लिए, अब बात कर रहे हैं स्टेप्स में। तो सबसे पहला बेटा पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब समझो पहला टाइप है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी का मतलब सीधा सीधा किससे हो गया, लंग्स से। पल्मोनरी का मतलब किससे हो गया बेटा, सीधा सीधा लंग्स से। माने ब्रीथिंग। ब्रीथिंग माने क्या होता है, सांस लेना। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, मूवमेंट ऑफ एयर इन और आउट फ्रॉम द लंग्स। यदि किसी पर्सन में ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 बाहर आ रही है, इसी प्रक्रिया को हम ब्रीथिंग या श्वसन कहते हैं। भाई रेस्पिरेशन है ना। और ब्रीथिंग, ब्रीथिंग माने क्या होता है, सांस लेना, सांस छोड़ना। ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर इन और आउट इनटू द लंग्स। लंग्स के अंदर हवा का आना और जाना, बाहर निकल करके जाना, ये कहलाता है बेटा ब्रीथिंग। अब जो ब्रीथिंग है वो दो फेज में होती है कंप्लीट। ब्रीथिंग जो है वो दो फेज में कंप्लीट होती है, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन कहते हैं और एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है। तो इंस्पायरेशन माने आसान भाषा में बात करें, सांस लेना। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सांस लेना, यानी इनहेलेशन करना। तो देखिए इनहेलेशन के दौरान क्या क्या बदलाव हमारी चेस्ट की कैविटी में, क्या क्या बदलाव हमारे शरीर में होते हैं, वो समझेंगे बड़ी आसान भाषा में। क्या, जब इंस्पायरेशन करते हैं तो बेटा उस समय क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। याद रखना, जब हम सांस लेते हैं, जब हम इस तरीके से बेटा सांस लेते हैं तो सांस लेते समय क्या होता है, डायफ्राम बेटा कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राम इज ए मेजर मसल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे बड़ी मसल है, सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट मसल है। तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नीचे की तरफ गति करता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे की तरफ गति करेगा। जिससे क्या होगा बेटा, जो अपनी थोरेसिक कैविटी है उसका साइज लंबाई में बढ़ जाएगा, है ना, लंबाई में बढ़ जाएगा। देन दूसरी प्रोसेस क्या होगी, इंटरकोस्टल मसल इज कॉन्ट्रैक्ट। जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं बेटा, इंस्पायरेशन की पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उससे क्या होगा, रिव मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जब इंटरकोस्टल मसल फैलेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो रिब है बेटा, जो रिब्स हैं वो क्या होंगी, मूव करेंगी अपवर्ड एंड आउटवर्ड। मतलब बाहर और आगे की तरफ, ऊपर और आगे की तरफ ये गति करेंगी। जिससे क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी है उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो डायफ्राम ने उसकी लंबाई बढ़ा दी, इंटरकोस्टल मसल ने उसकी चौड़ाई बढ़ा दी। तो अब क्या हुआ, जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज इंक्रीज हो गया। जब थोरेसिक कैविटी का बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, थोरेसिक कैविटी का जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, थोरेसिक कैविटी का जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो डिक्रीज होगा। और जैसे ही लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर बेटा डिक्रीज होगा तो एंटर करने लग जाएगी एयर एंटर करने लग जाएगी लंग्स के अंदर। ठीक है। इसीलिए इनहेलेशन की प्रक्रिया होती है। समझ में आ गई बात। अब बात आती है एक्सपायरेशन। हम सांस छोड़ते कैसे हैं, तो ये समझो, जस्ट इसका उल्टा होता है। डायफ्राम रिलैक्स करता है और मूव अपवर्ड। डायफ्राम क्या करेगा बेटा, रिलैक्स करेगा और मूव करेगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ गति करेगा। जिससे क्या होगा, लंबाई घटेगी थोरेसिक कैविटी की। और क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुई थी अब वो रिलैक्स हो जाएंगी। जिसके कारण रिब डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएंगी, मतलब पीछे की तरफ जाएंगी। जिससे क्या होगा, चौड़ाई घटेगी। तो थोरेसिक कैविटी की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बेटा घट गई, है ना, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही घट गई। जिसकी वजह से क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। इंस्पायरेशन करते समय, सांस लेते समय थोरेसिक कैविटी का, मैं बार बार कह रहा हूं, वॉल्यूम बढ़ रहा था। यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, एयर का प्रेशर भी बेटा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, एयर का प्रेशर बढ़ गया। जब एयर का प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, जो हवा थी, जो इनर अंदर की तरफ, जो लंग्स के अंदर CO2 प्रेजेंट थी, लंग्स के अंदर जो CO2 भरी हुई थी वो बाहर निकल जाएगी, वो एक्सपेल्ड आउट कर जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम किसी टूथपेस्ट की जो बोतल है उसको हम दबाएंगे, टूथपेस्ट के को जब हम पुश करेंगे, प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, उसमें से निकल करके वो बाहर आ जाएगा। या अगर हम ऑयल की जो बोतल है बेटा उसको हम कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, उसमें से तेल बाहर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे थोरेसिक कैविटी का साइज डिक्रीज होता है तो एयर प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी लंग्स का साइज भी घटेगा। तो एकदम से हवा शरीर से बाहर आ जाएगी, माने लंग से बाहर निकल करके
इन्वायरमेंट में आ जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सपायरेशन। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। अब देखो समझो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनटू दी लंग्स। अब समझो एक प्रोसेस कि जो एक्सचेंज होता है ना बेटा गैसेस का लंग्स के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेस्पिरेशन के बाद में, यानी रेस्पिरेशन के समय पर क्या होता है, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जा करके फिर वो ब्लड में मिलती है, ब्लड से टिश्यू में जाती है। तो ये जो एक्सचेंज होता है बेटा, जो एक्सचेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ही तो कहते हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से ये कंप्लीट होती है, मैंने बता दिया आपको। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनवायरनमेंट से ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन जो है मिल गई, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुल गई। लेकिन कैसे हुआ ये काम, तो ये ऐसे हुआ। पहला पॉइंट, अकर्स बिटवीन, समझो ध्यान से, अकर्स बिटवीन एल्वेओलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बेटा, लंग्स का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कैसे होता है, एल्वेओलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में होता है। होता क्या है, O2 डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वेओलाई हाई कंसंट्रेशन एंड ब्लड लो कंसंट्रेशन। होता क्या है कि ये हो गई हमारी बेटा एल्वेओलाई, ये क्या है, एल्वेओलाई है। और एल्वेओलाई के आसपास होती है बेटा पल्मोनरी कैपिलरीज। पल्मोनरी कैपिलरीज, अब होता क्या है, यहाँ पर है बेटा CO2 और यहाँ पर है O2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा होती है। तो होता क्या है, हमेशा जो गैसेस हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाती हैं, है ना। और यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन हो गई कम और यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होती है। तो एल्वेओलाई में क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो होता क्या है, वो ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है बेटा ब्लड के अंदर, और यहाँ से जो CO2 है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो एल्वेओलाई में चली जाती है। तो मैंने आपको बताया O2 डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वेओलाई बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन होने के कारण एंड ब्लड की लो कंसंट्रेशन, एंड CO2 इज डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड हाई कंसंट्रेशन एंड एल्वेओलाई लो कंसंट्रेशन। मतलब ऑक्सीजन तो चली जाती है बेटा, O2 तो चली जाती है ब्लड के अंदर और CO2 आ जाती है एल्वेओलाई के अंदर। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। इस तरीके से एक्सचेंज होता है बेटा गैसेस का। बात आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब बात आ रही है कि किस तरीके से, अब हमने क्या किया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल गई, CO2 भी बाहर चली गई। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, एक जगह से दूसरी जगह, यानी पल्मोनरी वेसल से किस तरीके से बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन तक, प्रत्येक अंगों तक ये ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो उसकी प्रोसेस समझिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड के द्वारा ये काम होता है। कैसे होता है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बेटा समझो पहले कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 97% कैरिड आउट बाय द हीमोग्लोबिन। और ब्लड के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पिगमेंट जो कि रेड कलर ब्लड को देता है। आरबीसी की सरफेस पर ये प्रेजेंट होता है। याद रखना बेटा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन ऑन सरफेस, ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की सतह पर होता है बेटा ये, आरबीसी की सतह पर, रेड ब्लड सेल की सतह पर होता है। तो 97% ऑक्सीजन को बेटा ये कैरी करता है। कैसे करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। क्योंकि जब वो ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है तो हीमोग्लोबिन उसको कंबाइन कर लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और 3% जो ऑक्सीजन है बेटा वो डिजोल्व होकर प्लाज्मा में मिल जाती है, प्लाज्मा के द्वारा जाती है। बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो 70% इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाई कार्बोनेट के रूप में होता है, और 23% इसका जो होता है वो हीमोग्लोबिन करता है। याद रखना, हीमोग्लोबिन का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका काम क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन का। तो हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और 23% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है इन फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में बेटा। और 7% ये कहाँ पे होती है, प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है। समझ में आ गया, हमने क्या समझा, गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से होता है। अब समझो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू और इंटरनल, बिल्कुल बेटा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। हमने समझ लिया प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अब समझेंगे प्रोसेस ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है, O2 डिफ्यूज होता है बेटा ब्लड से टिश्यू में, देन CO2 डिफ्यूज होता है टिश्यू टू ब्लड। मतलब टिश्यू से ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में आ गई और टिश्यू से CO2 ब्लड में आ गई, फिर वो फर्दर जा करके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के थ्रू शरीर से बाहर चली जाती है। समझ गए, इंटरनल रेस्पिरेशन इस तरह से होता है। क्योंकि इंटरनल रेस्पिरेशन किस किस के बीच में होता है बेटा, ब्लड और टिश्यू के बीच में। किस किस के बीच में होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में। समझ में आ गई बात। बात आती है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है बेटा, इनसाइड दी सेल। इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनसाइड दी सेल, सेल के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के रूप में, CO2 निकालता है और वाटर निकालता है बेटा। ठीक है, तो CO2 क्या है, हमारी बॉडी से निकलने वाली एक वेस्ट गैस है। चलिए उसके बाद में बात आती है अब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो उसको कंट्रोल कौन करता है,
हाउ कंट्रोल रेस्पिरेशन, हाउ टू कंट्रोल रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करती है, किस तरीके से, किस प्रोसेस के द्वारा रेस्पिरेशन बेटा कंट्रोल होता है। बड़ी ही आसान भाषा में समझेंगे, समझो ध्यान से कि इट इज कंट्रोल, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज कंट्रोल बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क के अंदर बेटा एक पार्ट है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा, जिसका नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा, ध्यान रखना। एंड पोन्स, पोन्स, ठीक है, ब्रेन स्टेम के पार्ट हैं, ब्रेन स्टेम के पार्ट हैं जो रेस्पिरेटरी सेंटर की तरह काम करते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा, समझ में आ गई बात, मेडुला ऑब्लंगेटा ही रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, पहली प्रोसेस। दूसरी तरह से रेस्पिरेशन कीमो रिसेप्टर के द्वारा बेटा कंट्रोल होता है, कैसे, जो कैरोटिड और अयोटिक बॉडीज होती हैं, यानी कैरोटिड अयोटिक जो साइनसेस होते हैं बेटा, ठीक है, वहां पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका नाम है कीमो रिसेप्टर, जो O2, जो CO2 और O2 के लेवल को कंटिन्यूसली बेटा डिटेक्ट करते रहते हैं। जब भी CO2 का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, तो सीधा सीधा मैसेज मेडुला ऑब्लंगेटा को जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा सांस ली जाए, ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन किया जाए, ब्रीथिंग की जाए, जिससे कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की CO2 की कमी पूरी हो सके। एंड हाई CO2 जब भी, और तीसरी प्रोसेस हाई CO2, जब भी हमारे शरीर में बेटा, जब भी हमारे शरीर में CO2 का लेवल बढ़ेगा, ये स्टिमुलेट करेगा फास्टर एंड डीपर ब्रीथिंग। याद रखना, एक क्वेश्चन है एक छोटा सा, क्या, यदि आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर का जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन है वो कौन सी गैस कंट्रोल कर रही है, तो बेटा वो CO2 कर रही है। कौन सी गैस कर रही है, CO2। तो ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, ध्यान रखना। कई बार आप कंफ्यूज होकर ऑक्सीजन बोलोगे कि ऑक्सीजन, नहीं, CO2, CO2 क्यों, जब भी हमारे शरीर में CO2 का लेवल बढ़ेगा, तब तब हमारे शरीर में डीप ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा स्टिमुलेट होगा, हाइपर वेंटिलेशन के कारण। समझ गए, समझ में आ गई बात। चलिए अब बात आती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, तो नॉर्मल पता होना चाहिए आपको। तो न्यू बॉर्न की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट बेटा कितनी होती है, 30 से 40 पर मिनट ब्रीथ पर मिनट, और एडल्ट की 12 से लेकर के 20 ब्रीथ पर मिनट, ये नॉर्मल होती है। आपके कॉम्पिटिटिव का सवाल है। अब जो हमने वीडियो देखी बेटा, इसकी समरी पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है ना बेटा, जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है वो लंग्स में होता है, ध्यान रखना। पल्मोनरी मतलब लंग्स, पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो ये लंग्स में होता है। और एयर मूवमेंट इन और आउट, फंक्शन क्या है इसका, एयर मूवमेंट इन एंड आउट। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का क्या अर्थ है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता कहाँ है, ये एल्वेओली और ब्लड के बीच में होता है बेटा। एल्वेओली और ब्लड के बीच में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है, CO2 इन और CO2 आउट, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन इन होती है, CO2 आउट होती है, ठीक है बेटा। अगला, गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड करता है। गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, यहीं से सवाल बनेंगे, इस टेबल में से आपके बेटा कंपटीशन में सवाल बनेंगे, बना लेना इस टेबल को। गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड करता है बेटा, है ना, लंग्स और टिश्यूज के बीच में ब्लड करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्लाज्मा, जो मैंने आपको बताया। इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में। इंटरनल रेस्पिरेशन ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, जिसमें गैस का एक्सचेंज O2 और CO2, ठीक है, सेल्स, ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। और सेलुलर जो रेस्पिरेशन है बेटा वो कहाँ पे होता है, सेल्स पे होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स में होता है, जिसमें कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है बेटा, जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, O2 और CO2 जब हमारे बॉडी के अंदर एक्सचेंज होता है, यानी जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहां पे ATP बनती है और CO2 भी निकलती है, वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गई बात। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज हमने पढ़ा बेटा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको इसका इस वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट करना हो, चाहे वो बेटा पॉजिटिव, जरूरी नहीं है वो पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है। यदि आपको इसमें कोई कमी दिखे तो आप उसको कमेंट करिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बेटा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें बेटा। आप क्या करते हो, वीडियो को देख लेते हो लेकिन ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। बेटा करो, अगर आप एक सब्सक्राइब करोगे, यदि आप अपना सब्सक्राइब करोगे बेटा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने के लिए। जैसा कि आपको पता है, ये सीरीज BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही वरदान साबित होगी। और मेरी ये बेटा कोशिश है कि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपके 100% मार्क्स मैं आपको दिलाने की बेटा पूरी पूरी कोशिश करूंगा, और पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। उसके लिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उस मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा, सिर्फ जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा नर्सिंग के विद्यार्थियों के साथ में जब आप इनको शेयर करोगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने ग्रुप में डालिए, आप अपने यूट्यूब
आप अपने उस पे टेलीग्राम पे डालिए या अपने किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे डालिए जहाँ पर फालतू के लोग हों, फालतू के लोग इन द सेंस जो इससे इस लेक्चर से कोई संबंध नहीं रखते हो, जो इस लेक्चर से पढ़ने से उनका कोई फायदा ना हो। आप उनको भेजिए बेटा, आप उनके ग्रुप में डालिए जिससे उनका फायदा हो, जिससे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करें और फाइनल एग्जाम में बेटा अच्छे से नंबर लाएं, टॉप करें। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।